आज हम इस क्लास में सूर्य ये फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक विषय या टॉपिक सूर्य तप के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य तप यानी कि सोलर इंसोलेशन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सूर्य तप क्या होता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी और उसके वायुमंडल के लिए समस्त जो ऊर्जा है उसका स्रोत सूर्य ही है। तो सूर्य के तल से जो ऊष्मा या गर्मी है वो निरंतर लघु तरंगों के रूप में निकलती रहती है। सूर्य से निकलने वाली या विकिरित होने वाले इस ताप को ही हम सूर्य ताप कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द इंसोलेशन 3 शब्दों इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। सूर्य ताप का शाब्दिक अर्थ है प्रवेशी सौर विकिरण। तो आप समझ गए होंगे कि जो सूर्य तप है या सोलर इंसोलेशन है सोलर इंसोलेशन है वो हमें सिंपल शब्दों में यही कह सकते हैं कि हम सूर्य से विकिरित होने वाला सूर्य तप। अब हम बात करेंगे पृथ्वी से या इस सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो जो सूर्य ताप है वह पृथ्वी के हर स्थान पर एक जिस ताप की मात्रा है वो एक समान नहीं होती है, विभिन्न भागों में विभिन्न होती है। जैसे इसे निम्न जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं सूर्य की किरणों के झुकाव को, जो इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज को। सूर्य की जो किरणें होती हैं उनका झुकाव पृथ्वी के किसी भाग में जो प्राप्त हुई है उसको सूर्य ताप को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। सबसे पहले हम लेते हैं क्षेत्रफल को। जैसे जो किरणें होती हैं, लंबी जो किरणें होती है वो उन्हें कम क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है, इसलिए प्रति इकाई सूर्य ताप अधिक होता है। और जो तिरछी किरणें होती हैं वो भूपृष्ठ के ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैलती हैं और उससे प्रति इकाई सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबी किरणें हैं वो कम क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, इसलिए वो क्षेत्र अधिक गर्म हो जाता है, जबकि जो तिरछी किरणें हैं वो क्षेत्रफल पर अधिक क्षेत्र फैल जाती है, तो उससे जो सूर्य ताप है मतलब यानी गर्मी उसे कम प्राप्त होती है पृथ्वी को। इस प्रकार से जो ये पहला पॉइंट है क्षेत्रफल, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वायुमंडल की मोटाई। हम जैसे जानते हैं कि यदि मान लीजिए जितनी अधिक वायुमंडल की मोटाई होगी सूर्य की किरणें को तय करने में उसको उतना ही अधिक स्थान लेना पड़ेगा। उतनी अधिक सूर्य ताप के जैसे मान लो वायुमंडल अधिक मोटा है तो सूर्य ताप की जो मात्रा है उस अधिक वायुमंडल द्वारा उसका ह्रास होगा या उसमें कमी होगी, तो पृथ्वी पर सूर्य ताप कम पहुँचेगा। जैसे यदि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती है और उनकी उसको एक इकाई वायुमंडल तय करना पड़ता है, तो सूर्य की किरणों को 30 डिग्री अक्षांश पर 1.15 इकाई, 60 डिग्री अक्षांश पर 2 इकाई, 80 डिग्री अक्षांश पर 5.7 इकाई और ध्रुव पर 44.7 इकाई वायुमंडल तय करना होगा। इसलिए भूमध्य रेखा पर वायुमंडल द्वारा सूर्य ताप का जो ह्रास है वो सबसे कम होगा।
और ध्रुवों पर इस सूर्यताप का जो ह्रास है या पतन है या कमी है वो कम होगी। इसीलिए भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम कम से कम सूर्यताप प्राप्त होता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने में सूर्यताप की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। ये 2 पॉइंट मुख्य हैं। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है दिन की लंबाई या धूप की अवधि। तो मान लीजिए हमें सूर्यताप जैसे हम देखते हैं कि हमें अगर जैसे सूर्यताप पता है हमें दिन में ही मिलता है, और मान लीजिए जैसे सूर्य जब आकाश में चमकता है तो उसकी किरणें हम तक पहुँच जाती है। तो जो किसी स्थान पर प्राप्त हुई जो सूर्यताप की मात्रा है वो दिन की लंबाई या धूप की अवधि पर निर्भर करती है। ग्रीष्म ऋतु में आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि दिन बड़े होते हैं और सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है, जबकि इसके विपरीत शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और सूर्यताप कम प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा पर सारा साल दिन की लंबाई लगभग बराबर ही रहती है, इसलिए वहाँ पर सूर्यताप भी वर्ष भर लगभग एक समान प्राप्त होता है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, अतः वहाँ पर जो सूर्यताप है उसकी प्राप्ति में बहुत अधिक विषमताएं पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर ग्रीष्म ऋतु में दिन की लंबाई और शीत ऋतु में रात की लंबाई लगातार बढ़ती जाती है। विभिन्न अक्षांशों पर दिन की अधिकतम लंबाई अलग अलग होती है, और इसे हम कुछ उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे कि 0 डिग्री पर 12 घंटे दिन की अधिकतम अवधि होती है। 10 डिग्री पर 12 से 35 डिग्री अधिकतम होती है। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण वगैरह हम बता सकते हैं कि दिन की लंबाई और सूर्य की अवधि पर भी सूर्यताप को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल की अवस्था की। तो जैसे वायुमंडल में अगर मान लीजिए मेघ यानी कि बादल, आर्द्रता और धूल कण आदि परिवर्तनशील दशाएं सूर्य से आने वाले सूर्यताप को अवशोषित, परावर्तित और कठिनत करती रहती है। इसका मतलब ये है कि वायुमंडल में जो बादल है, आर्द्रता है और धूल कण है, ये जो परिवर्तनशील दशाएं हैं, इनको जब सूर्य से आने वाले सूर्यताप का जो होता है उसको वो अवशोषित करती हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं, परिवर्तित करती हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करती हैं और कठिनत करती हैं, स्कैटर कर देती हैं, जिससे पृथ्वी पर पहुँचने वाले सूर्यताप में परिवर्तन आ जाता है। जिन क्षेत्रों में आर्द्रता और धूलकण बहुत अधिक होते हैं वहाँ सूर्यताप का ह्रास या सूर्यताप में कमी अधिक होती है और पृथ्वी पर कम मात्रा में सूर्यताप पहुँचता है। और जो बादल होते हैं वो सूर्यताप को परावर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कुंत पर्तिले या स्ट्रेटस जो बादल होते हैं वो उनका पूर्ण वेगाच्छादन से या उन बादलों से 44 से 50 डिग्री और पर्तिले उंडीले या जिसको कहते हैं कि हम लोग स्ट्राटोक्यूमुलस जो बादल होते हैं उनकी उपस्थिति से 50 से 80% सूर्यताप का परावर्तन हो जाता है। अफ्रीका में ज़ाहरा बेसिन में सूर्य की किरणें लंबी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सा जो सूर्यताप होता है वो बादलों द्वारा प्रभावित हो जाता है, तो वहाँ पर इसलिए वहाँ पर पृथ्वी पर अधिकतम सूर्यताप नहीं पाया जाता है। इसके विपरीत सहारा मरुस्थल में आकाश जो होता है वो बिल्कुल बादलों से रहित, यानी बादल नहीं होते हैं और सूर्य की किरणें बिना किसी अवरोध के सीधी पृथ्वी पर पहुँच जाती है। इस प्रकार वहाँ पे जो विश्व का अधिकतम सूर्यताप पाया जाता है।
जो हार्वर्ड महोदय हैं उन्होंने पृथ्वी पर जो सूर्यताप पृथ्वी पर जो सूर्यताप पहुँचता है उस पर बादलों का या जो बादलों का जो प्रभाव है उसके प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इस जो बादलों का बादल कितनी मात्रा में है इसको उन्होंने निम्न प्रकार से दिखाया है। कहते हैं कि अगर मान लीजिए 0 बादल हैं तो वहाँ पर 100% सूर्यताप पाया जाएगा, जबकि अगर मान लीजिए 10 बादल हैं तो उससे कम से कम 41% सूर्यताप प्राप्त होता है। इस प्रकार की वायुमंडल की अवस्था सूर्यताप को प्रभावित करती है। इसके अलावा बात करते हैं हम जल और स्थल का प्रभाव। अगर मान लीजिए ज़मीन पर सब जगह जल या स्थल होता है तो एक ही अक्षांश पर सूर्यताप लगभग एक समान होता है, लेकिन पृथ्वी के जितने भी भाग हैं वहाँ पर जल और स्थल का असमान होता है, जिससे क्या होता है ऊष्मा की प्राप्ति में भी अंतर आ जाता है। जो सूर्यताप की जो गर्मी है उसमें भी अंतर आ जाता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जल जो होता है वो स्थल की अपेक्षा धीरे गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है। इससे जल पर स्थल की अपेक्षा सूर्यताप का प्रभाव बहुत कम होता है। इसके कुछ कारण भी हैं, जैसे मान लीजिए क्योंकि तरल होने के कारण जो जल है वो निरंतर गतिमान रहता है, तो इससे निरंतर गतिमान रहता है, इसलिए जो जल जो गर्मी अवशोषित करता है वो दूर दूर तक बिखर जाती है और जल की कोई भी परत अधिक गर्म नहीं हो पाती। इसके विपरीत स्थल के किसी भाग द्वारा जो अवशोषित जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वो उसी भाग में इकट्ठी होती रहती है। इस कारण से वो जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण होता है कि जल पारदर्शी होता है, इससे सूर्य की किरणें उसमें बहुत अधिक गहराई तक चली जाती हैं। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अधिक गहराई तक सूर्य किरणों को अधिक जल को गहराई तक गर्म करना पड़ता है, जिससे जल का तापमान कम रहता है। जबकि जो सूर्य की किरणें केवल पृथ्वी पर ऊपर ही रहती हैं, उसको केवल ऊपरी भाग को ही गर्म करना पड़ता है, इससे जो स्थलीय भाग है वो अधिक गर्म हो जाता है। सूर्य अस्त होने पर स्थल खंड जो है सूर्यताप को विकिरण द्वारा खोकर शीघ्र ठंडा हो जाता है, जबकि जलीय भाग धीरे ठंडा होता है, यानी कि उल्टा होता है। शुरू में जल कम गर्म होता है, उसके बाद जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, अधिक गर्म होती है, जबकि जो स्थलीय भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जल जो है वो देर से ठंडा होता है। और तीसरा कारण जो है वो ये है कि जल जब ऊष्मा को अवशोषित करता है तो उसका कुछ भाग जल को वाष्प में बदलने में खर्च हो जाता है, जबकि स्थल जो होता है उसको जितनी भी ऊष्मा प्राप्त होती है वो सारा का सारा सूर्यताप उसे गर्म करने में ही उपयुक्त हो जाता है, उपयुक्त होता है। तो ये 3 पॉइंट्स तो हैं ही, साथ में जो चौथा पॉइंट है उसमें ये है कि जो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो स्थल की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट से बहुत अधिक होती है। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम जल और 1 किलोग्राम चट्टान है, उनको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए उन्हें गर्म किया जाता है। तो जल को चट्टान की तुलना में 5 गुना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
अब हम बात करते हैं जल पृष्ठ की, यानी पाँचों पॉइंट और अंतिम पॉइंट ये है वाटर सरफेस या जल पृष्ठ किसी ताप तक जो जल पृष्ठ है वो किसी ताप तक तभी ठंडा हो पाता है जब जल की सारी राशि उस ताप तक ठंडी जाती है। और इस प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है। जल की ऊपरी परत ठंडी होने पर भारी पर नीचे बैठ जाती है और नीचे की जो गर्म परत होती है उसके साथ ऊपर आ जाती है। इस प्रकार जल में क्या है कि संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं और संपूर्ण जल थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें, मतलब यानी कि संपूर्ण राशि जो होती है उसका, यानी कि इस प्रोसेस में हमको मान लीजिए जल की संपूर्ण राशि को जो उस ताप तक ठंडी तक होगी तो इस प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है। यानी क्योंकि नीचे ऊपरी परत ठंडी हो जाती है और ऊपर की भाग नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है और नीचे से जो गर्म परत है वो ऊपर आ जाती है। जल में संवहन धारा उत्पन्न होती है और संपूर्ण जो जल राशि है उसको एक साथ ही किसी ताप तक गर्म या ठंडा हो पाता है। जो संपूर्ण जल है एक साथ ही किसी ताप तक गर्म हो जाती है। संवहन धाराओं को करने से ही जल की ऊपरी परत को गर्म होने में काफ़ी समय लग जाता है, जबकि ऐसा पृथ्वी के साथ नहीं है। ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए भूतल का स्वभाव कैसा है। जो भूतल के स्वभाव पर भी सूर्यताप की मात्रा काफ़ी हद तक निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए सामने क्या होता है कि जो भाग कभी मिट्टी वाले होते हैं वहाँ पर सूर्यताप का अवशोषण कम होता है, लेकिन जो पथरीली और बालू वाले प्रदेश होते हैं उसमें सूर्यताप का अवशोषण अधिक होता है। इसलिए मिट्टी वाले भाग जो हैं वो सूर्य कम गर्म होते हैं, जबकि बालू वाले प्रदेश अधिक होते हैं। इसी प्रकार से हिमानी प्रदेशों में सूर्य की किरणों का एकाएक प्रयोजन रहता है तथा काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में सूर्यताप का अवशोषण शीघ्रताशील हो जाता है। काली मिट्टी वाले क्षेत्र में अवशोषण अति शीघ्र होता है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हिमानी प्रदेश है वहाँ से सूर्य किरणें लगातार एकाएक निकल जाती हैं। जिन प्रदेशों में वनस्पति का बहुत ज़्यादा आवरण होता है वहाँ सूर्यताप भूमि तक कम पहुँचता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद एक कुछ 2-3 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि एक है भूमि का ढाल। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई ढाल जो है जो सूर्य के सामने होते हैं उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, जबकि जो ढाल सूर्य के पीछे होते हैं उन पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और वहाँ पर सूर्यताप कम प्राप्त होता है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में जैसे पर्वतों का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर सूर्यताप की मात्रा अधिक होती है, उत्तरी ढाल पर कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के दक्षिणी ढाल पर सूर्यताप की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उत्तरी ढाल में कम होती है। पर्वत के चलिए देखते हैं। इसी वजह से अब ये टॉपिक जो है इसमें भी कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं और इसके अलावा हम सूर्यताप के वितरण की बात अगली क्लास में करेंगे।